योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जाहिर सी बात है 100 दिन पूरे होने के साथ ही कई सवाल खड़े होते हैं। क्या योगी सरकार ने वो तमाम वायदे पूरे करने की दिशा में ठोस और कारगर कदम उठाए हैं जिन वायदों के सहारे योगी को और यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में? अगर 100 दिन का लेखा जोखा देखें तो ऐसा लगता है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नियम कानून और उसके साथ साथ पारदर्शिता लाने की ठोस पहल करने की एक शानदार कोशिश जरूर की है। आइए आपको दिखाते हैं 100 दिनों में अभी तक योगी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, क्योंकि फिर बात करेंगे कि क्या नहीं कर पाई योगी सरकार। मैं आदित्यनाथ योगी 19 मार्च 2017 यही वो दिन था जब देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ काबिज हुए थे। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी की जनता ने भारी बहुमत के साथ बीजेपी को राज्य की सत्ता की चाबी सौंपी थी और लगभग 100 दिन बाद योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच हाजिर हुए। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 100 दिन की अवधि एक छोटा सा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। पिछले 100 दिनों में योगी आदित्यनाथ की सरकार सूबे में खूब चर्चा में रही, कभी अपने लोकप्रिय फैसलों की वजह से तो कभी उन फैसलों की वजह से जो विवाद का कारण बने। किसानों की कर्ज माफी से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड तक और गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने से लेकर अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाने तक योगी सरकार कभी जनता के बीच वाहवाही लूटती रही तो कहीं विरोध का सामना करना पड़ा। सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी कर योगी लोगों के लोकप्रिय सीएम बने, लेकिन अवैध बूचड़खाना पर रोक लगाने के फैसले से सरकार की किरकिरी हुई। पूरे राज्य को गड्ढा मुक्त बनाने का आदेश देकर योगी सरकार सीधे आम जनता से जुड़ी तो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने के बाद सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई। सरकार बनने के 15 दिन के भीतर सीएम ने मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा, जिसे सार्वजनिक किया गया। जनता को लगा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है, लेकिन हेरफेर करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों पर कार्रवाई न होने के बाद लोगों के बीच गलत संदेश गया। सरकारी अफसरों को समय पर दफ्तर आने का आदेश मिला, सभी काम समय पर पूरे करने के निर्देश भी दिए। साथ ही जनता से संवाद स्थापित करने की नीति लोगों को लुभाने में कामयाब रही। लेकिन योगी के अब तक के कार्यकाल के दौरान हुए जाति और सांप्रदायिक हिंसा की वजह से सरकारी मशीनरी पर से लोगों का भरोसा कम हुआ। शहरों में 24 घंटे और गांव और तहसील स्तर पर 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति के फैसले ने लोगों को राहत दी। उधर विरोधियों ने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर सरकार विरोध की राजनीति कर रही है और जनता से जुड़े फैसलों पर अपनी मनमानी चला रही है। योगी सरकार विकास का एजेंडा लेकर विधानसभा में बहुमत से पहुंची थी। कुछ मामलों में सरकार आगे बढ़ी, लेकिन बुनियादी नतीजा अभी हकीकत से कोसों दूर है। हालांकि ये बात सच है कि 100 दिन के भीतर किसी सरकार के कामकाज का निर्णय करना भी जल्दबाजी होगी। अपनी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 दिन का वक्त बेहद कम होता है। इसके बावजूद सरकार ने सबकी भलाई के लिए ईमानदारी के साथ काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा और सहयोगी रतीश त्रिवेदी के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। योगी सरकार की उपलब्धियां, उसकी नाकामी हमने आपके सामने प्रस्तुत की, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर योगी सरकार वाकई में कटघरे में खड़ी है और वो है 2017 के अपराध के ये आंकड़े जो अभी हम आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। 2017 में अगर आप देखें तो योगी सरकार जो कि मार्च में बनी, उसके बाद से लगातार अपराध में इजाफा हो रहा है। हत्या की दर बढ़ गई, रेप की दर में इजाफा, कहीं भी अपराध में कमी होती नहीं दिखाई दे रही। लूटपाट के मामले ज्यादा हो गए, उसके साथ साथ डकैती भी बढ़ गई।
ऐसा कोई अपराध का क्षेत्र नहीं है जो योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उसमें जरा सी भी राहत आती दिखाई दी। ये बात अलग है कि माना जा रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार के समय अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अगर आज अपराधियों के हौसले पस्त हैं उत्तर प्रदेश में, तो अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, इस पर योगी सरकार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। और इस बात को हम स्थापित करना चाहते हैं आपको ये रिपोर्ट दिखाकर। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तस्वीर क्या है, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति बखूबी जानता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भ्रष्टाचारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस के अधिकारी कई बार कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसे देखकर आप शर्मिंदा हो जाएं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप वाकई में सोच में पड़ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, क्या वो कंधे वाकई में स्थिर हैं या दरअसल ये कंधे नशे में झूमते हैं। पहले गाली गलौज, उसके बाद पीटने की धमकी और आखिर में सरकारी रिवॉल्वर दिखाकर लोगों को जान से मारने की धमकी। इलाहाबाद के धूमनगंज से आई इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई गुंडा है या फिर पुलिसकर्मी। लेकिन जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये यूपी पुलिस का दारोगा है। नशे में धुत दारोगा साहब इसीलिए रिवॉल्वर निकालने लगे क्योंकि उन्हें लाइन में लगकर पेट्रोल लेने के लिए कहा गया। बस एक शख्स ने इतना भर कहा था कि दारोगा जी बिदक गए और वहां मौजूद लोगों को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने लगे। दारोगा जी का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। एक शख्स जब वहां से जाने लगा तो दारोगा जी रिवॉल्वर लिए उसके पीछे तक दौड़ गए। लेकिन गनीमत रही कि वो नौजवान नशे में धुत दारोगा की पकड़ में नहीं आया। मामला बढ़ता देख लोगों ने थाने में फोन किया। आनन फानन में दूसरे पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, लेकिन शराब का नशा दारोगा जी के सर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि वो अपने ही लोगों के काबू में नहीं आ रहे थे। बीच सड़क पर वो एक और शख्स से जा भिड़े और एक बार फिर बंदूक लहराने की कोशिश की, लेकिन एक शख्स ने बीच बचाव करते हुए दारोगा को संभाला। आधे घंटे से भी ज्यादा ये ड्रामा सड़क पर चलता रहा। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और उसकी इंक्वायरी सेटअप की गई है। इंक्वायरी में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और सभी को ये पूर्व से भी निर्देशित किया गया है कि अपना आचरण जो है अच्छा रखे, जनता के साथ जो है अच्छा आचरण रखिए। इन चीज़ों से गलत संदेश जाता है और ऐसी चीज़ें कभी भी टॉलरेट नहीं होंगी। ऐसे कर्मचारियों को चुन के उनके विरुद्ध एग्जेम्पलरी एक्शन जो है लिया जाएगा। जरा सोचिए, जिस खाकी पर आम जनता की हिफाजत का जिम्मा है, अगर वही जनता को जान से मारने की धमकी दे तो फिर प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूपी को अपराध मुक्त करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे पुलिसकर्मी उनके सपने को पूरा करने में काम आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसी है, इसका जायजा आप इसी से समझ गए होंगे। हाँ, जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, व्यवहारिकता की बात करें, सरकार बेहतर काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ज़रा सरकार का इकबाल कुछ अन्य मुद्दों पर, खासकर सामाजिक, कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। कैसे इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही एक बड़ी खबर आ रही है जो ये चेता रही है कि कैसे अमरनाथ यात्रा पर आतंक का साया बड़े पैमाने पर मंडरा रहा है। ये वैसे देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है। हर साल अमरनाथ यात्रा पर आतंकी अपना निशाना साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जो चेतावनियां सामने आ रही हैं उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत जरूर की गई है, लेकिन एक बड़े आतंकी हमले से कोई इनकार नहीं कर रहा। ऊंचे पर्वतों पर महादेव का पवित्र धाम अमरनाथ, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु बर्फ से बने इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। इसी अमरनाथ यात्रा को लेकर बीएसएफ ने बड़ी आशंका जताई है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस साल अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के खतरे की आशंका काफी ज्यादा है। As you know, there are disturbances in the valley. The possibility of militants disturbing the yatra is very, very high. And keeping that in mind, we have made all arrangements. Our deployment is in place. In fact, it's a multi-tiered deployment. हालांकि खतरे की चेतावनी के साथ ही बीएसएफ ने यह भी दम भरा है कि यात्रा की सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। बीएसएफ के कमांडो भी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। सुरक्षा पुख्ता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि खतरे की आशंका को नकारा नहीं जा सकता।
अमरनाथ का मामले को हमेशा आतंकियों की बुरी नज़र रहती है, पाकिस्तान बुरी नज़र लगा के रखता ही है। उसको हम बरसों से मुकाबला कर रहे हैं, अभी भी हम तैयार हैं और यात्रा सुखरूप बनेगी। सारे अलर्ट हमने भी किया हुआ है और सभी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। दरअसल अमरनाथ यात्रा को लेकर इस स्तर की संजीदगी की दो वजह हैं। पहली, कश्मीर में बिगड़ते हालात। घाटी को सुलगाने का इरादा रखने वालों ने ईद के मौके को भी नहीं बख्शा। ईद के दिन भी श्रीनगर में पत्थरबाजी हुई और कुछ इलाकों में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए थे। कड़ी नजर बनाए रखने की दूसरी वजह है 8 जुलाई की तारीख। पिछले साल 8 जुलाई को ही हिजबुल का आतंकी बुरहान वानी मारा गया था और आशंका जताई जा रही थी कि इस साल 8 जुलाई को कश्मीर में आतंकी, अलगाववादी या फिर कुछ और तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए पिछले मौकों से ज्यादा सुरक्षा इस साल दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। 30 जून की आधी रात के बाद से जीएसटी पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। जहां सरकार इसे एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देख रही है, टैक्स क्रांति कह रही है, वहीं जब आप आम व्यापारी कारोबारी से बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कि सबके पसीने छूट रहे हैं। इसलिए नहीं कि लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि व्यवस्थाएं अपनी जगह पर स्थापित नहीं हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इतने बड़े बदलाव के लिए सरकार ने एजुकेशन या ट्रेनिंग के कोई तमाम अवसर क्यों नहीं रखे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जीएसटी में तमाम चीज़ों के लिए आपको ऑनलाइन सब कुछ करना होगा। जिस देश में इंटरनेट की सुविधा लगभग न के बराबर ज़्यादातर जगहों पर है, वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन व्यापारी कैसे कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गोरखपुर में व्यापारियों के प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। नाराज कारोबारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जीएसटी लागू होने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, कुछ व्यापारियों में डर बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों को टैक्स क्रेडिट का डर सता रहा है। खबर आ रही है कि कुछ जगहों पर उन्होंने टैक्स घटाना शुरू कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार की तस्वीर बदलने वाली है। अब हर व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। व्यापारियों को रोज के इनवॉइस और बिल बुक एंट्री करनी होगी, जो छोटे व्यापारियों के लिए पेचीदा काम है। बिल से जुड़े कई अहम सवाल हैं, जिस पर सरकार से व्यापारी सफाई चाहते हैं। The difficult thing is the procedure. जो प्रोसीजर है वो कैसे करें। हमें बिलिंग करनी है, सो नो अकाउंटेंट, नो गवर्नमेंट ऑफिशियल इज रेडी टू टेल कि रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस दोनों एक साथ कैसे होंगे। दिस इज आवर मेन क्वेश्चन व्हिच इज नोबडी एबल टू आंसर। व्यापारियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला 20 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले, दूसरा 20 से 75 लाख के टर्नओवर वाले, तीसरा 75 लाख के टर्नओवर वाले। 20 लाख के कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े कारोबारियों पर जीएसटी का असर होगा। व्यापार जगत का कहना है कि जीएसटी के असर को लेकर असमंजस के हालात हैं। सरकार की तरफ से शिक्षित करने की कोशिश नहीं हो रही है। कोई भी टैक्सेशन सिस्टम या कोई भी परिवर्तन यदि देश में आएगा तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे ही। और जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद समझ में आएगा कि जीएसटी से व्यापारियों को कितना लाभ होगा या कहाँ पर उनके पास चैलेंजेस हैं। तो ये निश्चित एक बड़ी बात है, क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी लगने वाला है। तो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर ऐसे समय में जब देश में 60% व्यापारियों के पास में कंप्यूटर नहीं है, तो जीएसटी की पालना एक बड़ा विषय है। व्यापारी टैक्स की पेचीदगियों को लेकर परेशान हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। मधुरेंद्र कुमार के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।